नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। हमने जैसा कि जनशोध की शुरुआत करते समय भी कहा था कि हम वैसी पत्रकारिता नहीं करते हैं कि केवल आप तक हम न्यूज़ पहुँचाएँ। हमारे लिए पत्रकारिता वह साधन है जिससे हम समाज और देश की दिशा बदल सकते हैं। कितना बदल पाएँगे, ये ईश्वर और आपके प्रयासों पर ही निर्भर करेगा। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। बात आज हम उस मुद्दे की कर रहे हैं जिसने पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले चुका है, मगर किसी भी देश की सरकारें, चाहे वो बड़े देश हों, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, भारत सहित किसी भी देश में उस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है या जानबूझ के दरकिनार किया जा रहा है। जी हाँ, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट आज ऐसा मुद्दा हो चला है जिसकी लगातार अनदेखी की जा रही है, जिस पर अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं और इसे सुधारने का प्रयास कर रही हैं। कितनी नतीजा इसका निकल पाएगा, कितना हम उसमें सुधार कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और उनकी बारीकियों को देख रहे हैं, तो स्थितियां भयावह हो चली। इसी तरीके की एक संस्था है सीएसई। सीएसई यानी फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक ऐसी संस्था है जो एनवायरनमेंट पर सरकार की आंखें खोलने के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है लगातार। इस संस्था की बात करने से पहले जो शख्स की बात कर लें, जिस शख्स ने इसकी आधारशिला रखी थी, अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल ने 1980 में नई दिल्ली में सीएसई की स्थापना की। उद्देश्य वही था कि पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन बनाया जाए। जो कमोबेश जनशोध और सीड जो हम संस्था चलाते हैं, उसका भी एक उद्देश्य है, वो किया जाए। इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता पैदा की जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा की जाए और जिसके माध्यम से सरकारों पर भी दबाव हो कि वह पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाए। इसके जो कुछ प्रमुख पहल है सीएसई की, उसमें स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट पर वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं, हर साल जारी करते हैं। यह संस्था हर साल भारत के पर्यावरण की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें व्यापक दस्तावेज होता है, जो हाल ही में अभी जारी की गई है, जिस पर हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। डाउन टू अर्थ करके उनकी एक पत्रिका है, जिस पर यह पाक्षिक पत्रिका पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर गहराई से चिंतन को प्रकट करती हैं। प्रदूषण के खिलाफ इसने मुहिम चलाई है। दिल्ली में सीएनजी जो आज चालू हुई है, कहीं ना कहीं उसमें सीएसई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बोतलबंद पानी और शीतल पेयों में जो कीटनाशकों की मौजूदगी को उजागर करने वाला जो कारनामा है और ऐतिहासिक लड़ाई है, वह भी सीएसई ने लड़ी है। तो ये बड़े बड़े काम जो हैं सीएसई ने किए हैं। अनिल अग्रवाल जो इसके जनक रहे हैं, वो 1947 में कानपुर में पैदा हुए और जो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री लेकर आए थे, मगर उन्होंने तकनीकी करियर चुनने के बजाय विज्ञान पत्रकारिता को अपनाया, जिसके माध्यम से वो इस इन्वायरमेंट की लड़ाई को लड़ सकें और इसको सुरक्षित कर सकें, कंजर्व कर सकें। कहीं ना कहीं मैं उससे अपनी भी लिंक कहीं बैठाल पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एमएससी कंप्यूटर साइंस से आया था और मैंने लड़ाई और पूरा कार्य इन्वायरमेंट के सेक्टर में किया। तो खैर, चिपको आंदोलन से उन्होंने प्रेरणा ली। 1974 में वो इस पर हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग करते थे
और इनने पूरा परिदृश्य उन्होंने बदल दिया, उनकी दिशा बदल दी। उन्हें विश्वास हो गया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, इसके लिए जनता को जागरूक करना पड़ेगा। उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान केंद्रित किया और पूरे विश्व को बताया कि अमीर देश प्रदूषण लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसका खामियाजा गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है। इन सारे मुद्दों पर आज हम तफ्तीश से बात करेंगे, क्योंकि आज अगर हमने इन मुद्दों पर बात नहीं की तो शायद बहुत देर हो जाए। तो सीएसई संस्था ने, जो कि हर साल इस तरीके की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उन्होंने राजस्थान के निमली में एक अनिल अग्रवाल डायलॉग 2026 में प्रस्तुत आंकड़े आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रस्तुत की, जिसमें बहुत सी ऐसी गंभीर चीजें निकल कर आई हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा है प्लेनेटरी बाउंड्रीज जो होती हैं, वो हमने 7 सीमाएं पार कर दी हैं। कुल 9 सीमाएं हैं, जिसको हमने 7 सीमाएं पार कर दी हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को रहने योग्य बनाए रखने के लिए 9 प्राकृतिक सीमाएं दी थी, जिसमें से हम 7 पार कर चुके हैं। इससे हो क्या रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, CO2 का लगातार स्तर बढ़ रहा है, जैव विविधता खत्म हो रही, कई प्रजातियां खत्म हो चुकी, कई विलुप्त होने की कगार में। भूमि प्रणाली जो का उसका परिवर्तन अलग हो रहा है। जंगलों का कटना न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में लगातार जारी है, जिससे जो वैश्विक वनावरण है केवल 59% रह गया है। आप सोच सकते हैं कितनी भयावह स्थिति यह हो चली है। मीठे पानी का संकट हो चला है। अब तो हमने भूजल और नदियों का इतना दोहन कर लिया है कि अब हम अपनी एक बड़ी आबादी को पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। बायोलॉजिकल और केमिकल प्रवाह जो था वो डिस्टर्ब हो गया है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का चक्र बिगड़ गया है। इसके अलावा महासागरीय जो अम्लता है, जो ओशियन एसिडिफिकेशन है, यह 2026 की रिपोर्ट में साफ एक नई चेतावनी है कि समुद्र का पीएच स्तर गिरने से समुद्री भोजन और ऑक्सीजन चक्र पर खतरा बन रहा है, जिससे वहाँ की जो विविधता है और जो वहाँ के जीव जंतु हैं, उनकी जान पर आ पड़ी है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो एक्सट्रीम यानी चरम मौसम है, चाहे वो हम लू का ले लें, चाहे हम वो बाढ़ का ले लें, चाहे हम उसको बरसात का ले लें, वह एक्सट्रीम जो है वो जो 9 महीने में भारत के हालात जो युद्ध जैसे हो जाते हैं, उनमें 99% दिन आपदा के जो हैं, भारत में 273 में से 270 दिन किसी न किसी गंभीर आपदा के लिए अब जाने लगे। जान माल की क्षति को अगर इस दृष्टि से देखें तो 4000 से ज़्यादा लोगों को हमने हमारे देश के लोगों को इस जो अचानक आने वाली आपदा से खो दिया है। हिमालयी राज्यों में विशेष रूप से संकट आ रहे हैं। हिमालय में उत्तराखंड और असमान बारिश और नए खतरे भी खड़े हो गए हैं। पहला तो लेंटाना, जो कि एक प्रकार की झाड़ी होती है, इसने बहुत बड़े क्षेत्र को, बेसिकली ये विदेशी पौधा है, इसने भारत के लगभग 50% जंगलों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब चूंकि मैंने एनवायरनमेंट में काम किया है तो मैं उससे जानता हूँ। हमारे दर्शकों को लिए बता दूं कि लेंटाना एक ऐसा झाड़ होता है कि अगर वो वहाँ हो गया तो फिर किसी प्रकार की प्रजाति घास वगैरह वहाँ नहीं होती। इसकी वजह से वहाँ के जो शाकाहारी जीव जो हिरण हैं, बारहसिंगा हैं, ये सब जो जीव हैं, ये कम हो रहे हैं। इसकी वजह से जो मांसाहारी जीव हैं, जो इन पर आश्रित हैं, उन्हें उतना भोजन मिल नहीं पा रहा और वो गाँव की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से मानव और जो वन्य जीव हैं, यानी जंगली जो मांसाहारी जीव हैं, उनके बीच में सीधा संघर्ष हो रहा है। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण की स्थिति अगर देखा जाए
तो सीएससी के अनुसार 40% जो एरिया है, बल्कि अगर सारा कुछ गुणा भाग कर लिया जाए तो भारत की 85% लगभग 1.2 अरब लोग के लिए कोई मॉनिटरिंग की वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए कोई पैमाना रखा गया, मगर वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं रखी गई। यानी जो हमारे देश की 85% आबादी है, वो बिना किसी पैमाने के उसकी कोई सतत मॉनिटरिंग नहीं है कि वहाँ की वायु की, एयर की जो क्वालिटी कैसी है। सरकार के पास केवल 15% आबादी का डेटा है, जिसका मतलब है कि अधिकांश भारतीयों के लिए जो एयर की जो रिकॉर्ड होना चाहिए पोल्यूशन का, वो कोई साधन उनके पास में है नहीं। जो रखा गया है पोल्यूशन के लिए वो मेट्रोपॉलिटन सिटी ज़्यादातर रखी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे देश का अभिजात वर्ग रहता है। तो ये सारी स्थिति आज निकल कर हमारे सामने आ रही हैं, जिस पर गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। सरकार को भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, मगर कितना देगी भगवान भरोसे है। इन सारे मुद्दों पर जब और गंभीरता से बात की जाती है तो फिर निकल कर आता है कि जो अ, कुछ जो हमारे बीच में कई बार एक बातें आती हैं कि जो डस्ट है वो एक प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती, क्योंकि वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा डस्ट है और रेत है, तो वहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए पोल्यूशन की। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है कि जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, कारों की, बाइक की, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना पड़ेगा, तब हम इन सारे मुद्दों पर जीत पाएंगे। और आज का जो डेटा है भारत का, जो सीएससी ने पेश किया है, 67% जो है वो आज कार का यूज़ कर रहे हैं हमारे भारत में ट्रैवलिंग के लिए। और सब मुद्दों पर बात की गई है। आईएमडी इस पर बात नहीं कर रहा है। 98% जो है एक्सट्रीम वेदर रिकॉर्डेड हुआ है, स्पेशली हिमालय रीजन पर, जिसकी जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अच्छा फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये रिकॉर्डेड किया जा रहा है। दूसरी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, जिसको काउंटर करने की कोई बात नहीं की जा रही है। दूसरा, इन सारी मुद्दों को लेकर भारत में कोई बड़ा चिंतन नहीं है, और इसे मेंटेन करने के लिए क्लाइमेट चेंज पर कोई बहुत बड़ा बजट भारत सरकार नहीं रख रही है। इंडिया स्पेंड ओनली 3 to 4% ऑन इट, मतलब ये भारत जो सरकार है इसमें केवल 3 से 4% का बजट खर्च कर रही है, जबकि चाइना इसी पर कहीं अधिक इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना ने इस मुद्दे पर लीड भी कर लिया है। वो अब बैटरीज और अदर मटेरियल जो है वो ज़्यादा बना रहा है, और भविष्य में इस मुद्दों पर वो शायद उस सब का इस्तेमाल भी करे। इस सब मुद्दे पर भारत सरकार क्या सोच रही है ये आज हमें नहीं मालूम, मगर इन्वायरमेंट के लिए हम सबको जागना होगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो हम बहुत भयावह स्थिति में पहले ही पहुंच गए हैं। आगे का काल क्या होगा, आने की वाली पीढ़ी के साथ क्या होगा, कह नहीं सकते। आप इन मुद्दों पर सोचिए और सरकार के जनप्रतिनिधियों से भी प्रश्न कीजिए कि आखिर आप इस मुद्दों पर क्या चिंतन कर रहे हैं और क्या कार्य कर रहे हैं इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए। क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो आप और हम भी नहीं बचेंगे। आप इस सब मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें बताएंगे और शेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है। नमस्कार।